नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों की। व्यंजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता भी है। आइए हम समझते हैं व्यंजनों को। सबसे पहले मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया था, वर्णमाला क्या होती है और कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए थे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ रिवीजन ये हो जाएगा कि आपने क्या क्या अब तक पढ़ चुके हो आप। तो वर्णमाला में सबसे पहले आपने देखा, वर्णमाला की जब शुरुआत हुई थी हमारी, तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन में। बीच में हमने अयोगवाह वर्ण भी पढ़ा था, आ, अंग्रेजी का स्वर कैसे निर्मित होता है, चंद्रबिंदु का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, सिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो कैसे, सिरोरेखा के नीचे मात्रा हो तो कैसे, जब नासिक ध्वनि हो रही हो तो। स्वर पूरे आपको पढ़ाए, स्वर के भेद पढ़ाए मैंने आपको, कितने प्रकार से होते हैं स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताया। आयुगा वर्ण आपको पढ़ाया और यहां पर आपको व्याकरण ज्ञान यानी कि स्वरों का व्याकरण ज्ञान भी आपको पढ़ाया गया मेरे द्वारा, जहां पर आपको बताया गया कि कहां से कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरी गारंटी है कि अगर इस प्रकार की हिंदी आपने पढ़ ली है तो आप एमपीएसआई और एमपीपीएससी के पेपर 5 और 6 में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। आवश्यकता है आपको कापी किताबों से बाहर निकलकर इस प्रकार की हिंदी को समझने की। अब हम चर्चा करेंगे यहां पर व्यंजन की। तो यह था वर्णमाला वाला टॉपिक, और इस टॉपिक की कड़ी में अब हम यहां से निकलते हुए, यहां से आयोगवा को क्रॉस करते हुए अब पहुंच गए हम यहां पर व्यंजनों पर। तो अब चर्चा होगी व्यंजनों की। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। और कुल कितने व्यंजन स्वतंत्र होते हैं? अगर कल आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में, कल का मतलब आने वाली कोई सी भी एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जा रही हो आपसे, तो आप क्या आंसर करके आएंगे? 33, इतना ही बताओगे आप? स्वतंत्र व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वतंत्र व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 45। 45 व्यंजन स्वतंत्र स्वीकार किए गए हैं। ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये स्वतंत्र स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितने भागों में इनको रखा गया है, तो आप क्या आंसर करोगे? आप बोलोगे कि नहीं, हम तो स्पर्श ही पढ़े हैं। और बहुत से बच्चे ये दिमाग लगा रहे होंगे अभी कि सर 33 पढ़े हैं। भाई साहब धैर्य रखिए, सब बताएंगे। हमने यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया है और टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक ये है कि स्वतंत्र कितने होते हैं, तो वो 45 होते हैं। 33 का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा, बने रहें। लेक्चर को लाइक कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप कंजूसी बहुत करते हो भाई। लाइक करने में क्या जा रहा है यार, इतनी बढ़िया हिंदी आपको डिलीवर हो रही है। इस प्रकार की हिंदी पढ़ने के लिए आपसे लाखों रुपए वसूल कर लिए जाते हैं भाई साहब। लाखों का मतलब समझ रहे हो? 60 से 70 हज़ार रुपये एमपीपीएससी की तैयारी के लिए लेते हैं आपसे। तो वहाँ तो आप बड़ी खुशी खुशी पैसा निकाल के दे दे। और हिंदी कौन से पढ़कर आता है हो? वो लुसेंट के लेवल वाली है ना। लुसेंट से बाहर निकल गई है आपकी हिंदी, और उससे लुसेंट से बाहर निकलो आप भी, महाराजा होन दादा होन, ऐसे ही आपको पढ़ना होगा। तो ये हो गया व्यंजनों की चर्चा। अब हमने चर्चा की थी कि कितने भागों में इसको बांटा गया है। तो व्यंजनों का अगर हम बात करें तो स्पर्शी व्यंजन और अंतशयी व्यंजन, 3 भागों में इनको रखा गया है व्यंजनों को। स्पर्शी, अंतशयी व्यंजन और आपका
स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतःस्थायी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और स्पर्शी संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। 25, 4 और 4 टोटल कितने हो गए आपके? 33। और यही 33 मानक व्यंजन कहलाते हैं। मानक व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है हिंदी व्याकरण में? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो वहां पर आपको आंसर करना चाहिए 33। फिर भी एक बात और है यहां पर जो आपको समझने की आवश्यकता है। इस पर से अगर 25 है तो 2 इसमें और ऐड हो जाएंगे। अब बोलेंगे सर 2 कौन से ऐड कर दिए आपने? क्योंकि अब कुल संख्या में अगर प्रश्न पूछा जाए, स्वतंत्र अलग और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी, ध्यान दीजिए यहां पर। तो यहां पर आप देखिए तो 2 और ऐड कर देने से हिंदी की नई विकसित ध्वनियां ड़ और ठ, इन्हें ऐड कर देने से, क्योंकि इनका लेखन कार्य तो होता है, आप लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर मेंढक, आप लिखते हो यहां पर बड़वानी, है ना। और इन 2 व्यंजनों से कभी भी किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता, यानी कि शब्द के प्रारंभ में इसको नहीं लिखा जा सकता। निर्माण का मतलब समझ रहे हो, शब्द तो बन जाएगा परंतु प्रारंभ में आप इसको नहीं लिख सकते, यानी इसकी शुरुआत से कोई भी आप यहां पर शब्द निर्मित नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया आपका। अब टोटल संख्या कितनी पहुंच गई यहां पर? 2 ऐड कर देने से आप जो संख्या हो गई है वह 35 हो गई है। तो कुल व्यंजनों की संख्या जो है वह 35 है। और प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो यहां पर आपको आंसर करना चाहिए 45। मैं बार बार आपको रिमाइंड करा दूं, मानक व्यंजनों की संख्या 33। फिर से देखिए कुल व्यंजनों की संख्या हिंदी व्याकरण में कितनी है? तो 35। समझ में आ रहा बराबर? और व्यंजनों को स्वर की सहायता लिए बिना कैसे लिखा जा सकता है? तो इन्हें हलंत के द्वारा लिखा जा सकता है। और हलंत की उत्पत्ति कैसे होती है मैंने आपको बताया है। तो हलंत चिन्ह के द्वारा इन्हें आप स्वतंत्र कर सकते हो कुछ इस तरह से, क, ख, एसेट्रा। तो ये है व्यंजन। और व्यंजनों को कुल कितने भागों में रखा गया? तो 3 स्पर्शी, अंतःस्थायी और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्शी और अंतःस्थायी व्यंजनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो इन्हें कौन से व्यंजनों के नाम से जाना जाता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको स्पर्शी कितने हैं 25, कौन कौन से कैसे क्या व्यंजन है, कौन से विस्मृत हो चुके हैं और कौन से अभी व्याकरण के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। यार इतनी बढ़िया आपको हिंदी डिलीवर हो रही है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से पढ़िए। आप क्या क्या पढ़ने वाले हो बहुत अच्छे से अपने नोट्स बनाइए बेटा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर स्पर्शी व्यंजन। लिखना जरूरी तो है ही नहीं अभी यहां पर, है ना। अंतःस्थायी व्यंजन आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ध्यान दीजिए। फिर हम पढ़ेंगे संघर्षी व्यंजन, फिर हम पढ़ेंगे यहां पर उपक्षिप्त व्यंजन। अब उपक्षिप्त व्यंजनों को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, ये प्रश्न भी क्योंकि एग्जामिनर पूछता है यहां पर आपसे कि इनके नाम बता दीजिए, किस किस नाम से इनको जाना जाता है। तो उपक्षिप्त को हम द्विगुण, है ना, अभ्रंश और आघात व्यंजन भी कहते हैं। तो इतना भी ऐड कर लीजिए यहां पर।
एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ध्यान दीजिए, कौन से उपक्षिप्त व्यंजन है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक ही टॉपिक रट के रख लिया ना कि यार मुझे तो ये पता है कि इनको उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, तो भाई साहब फिर गई बात। द्विगुण व्यंजन कौन सा, ये भी पूछ सकता है। अगाध व्यंजन कौन से होते हैं वो बताइए। अभ्रंश व्यंजन कौन से होते हैं वो बताइए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही निर्मित होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लुंठित प्रकंपिक व्यंजन। अब हम आगे पढ़ेंगे लुंठित प्रकंपिक व्यंजन। लुंठित प्रकंपिक व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्धस्वर व्यंजन। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुनासिक व्यंजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गेतर व्यंजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे काकल्य व्यंजन। तो इतने प्रकार से व्यंजनों को पढ़ा जाएगा। आप क्या करते हो, किसी भी बुक को उठाया, स्पर्शी व्यंजनों को पढ़ा 25 और निकल गए आगे, और आपको लगा कि भैया हो गया काम। जब प्रश्न पत्र आपके सामने होता है और जब प्रश्न पूछा जाता है कि चले बताइए कौन सा लुंठित प्रकंपिक व्यंजन, आप तो पढ़कर आए हो ना, तो आप बोलेंगे अरे तो बाहर से पूछ लिया, व्यापम गलत पूछ रहा है। कोई गलत नहीं पूछ रहा है, आवश्यकता है आपको इस प्रकार की हिंदी पढ़ने की, क्योंकि हिंदी हमेशा गहराई से ही पूछी जाएगी। महाराजा हों तो अच्छे से ध्यान दीजिए भाई साहब हों। तो ये टॉपिक बना लीजिए। सबसे पहले हेडिंग पे हमने रख दिया है भाई साहब स्पर्शी व्यंजन। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं स्पर्शी व्यंजनों को। स्पर्शी व्यंजन कुल संख्या आपको बता दी 25 होती है। अब टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर। क ख ग घ न, च छ झ झ न, ट ठ ड ढ न। सॉरी, यहाँ पर हमको ये वाला न बनाना था, ठीक है। त थ द ध न, प फ ब ब फ म। तो क च ट त प, ये आप की पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। अब इनमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चलिए बताइए आप स्पर्शी व्यंजन जो है इनमें से कौन सा व्यंजन पंचामर व्यंजन कहलाता है। जी बिल्कुल, तो यहां पर हम इन्हें पंचामर व्यंजन कहेंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, पंचामर व्यंजन। अब देखिए जरूरी नहीं कि पूरे 5 ही आपसे पूछे वहां पर, है ना। कोई भी विकल्प पे रख दे, ये रख दे, ये रख दे, ये ना रख दे, या मा रख दे, बराबर। तो आपको आंसर करना है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा पंचामर वर्ण है। व्यंजन भी नहीं पूछे, क्योंकि व्यंजन पूछ लिएगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कहां से आंसर करना है, बराबर। क्योंकि वर्ण रख देगा तो दोनों कैटेगरी शामिल हो जाएगी, स्वर वाली कैटेगरी भी आ जाएगी और व्यंजन वाली कैटेगरी भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो पंचामर व्यंजन इन्हें कहेंगे हम, ठीक है। इंडिविजुअल भी पूछ सकता है आपसे, किसी एक को चुन सकता है। अब आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि इनमें से सर्वाधिक उच्चारण कौन से पंचामर व्यंजन का होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 ही आंसर करना है यहाँ पर, क्योंकि हम सर्वाधिक उच्चारण जो करते हैं, अब इसे भी ना कह रहे, इसे भी ना, इसे भी ना, तो इसे भी ना, तो हम सिर्फ न और म का सर्वाधिक उच्चारण करते हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब
पंचामर व्यंजन की परिभाषा किसने दी? ठीक है, तो श्याम सुंदरदास बाबू जी ने पंचामर व्यंजन को परिभाषित किया, क्योंकि इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो परिभाषित करने वाले कौन है भैया? श्याम सुंदरदास। ठीक है, ये इनका नाम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चंस पूछेगा। तो उन्होंने ये सुझाव दिया और उन्हीं के सुझाव पर अमल करते हुए इनको पंचामर व्यंजन की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। तो ये हो गए आपके पंचामर व्यंजन। ठीक है, आपने समझ लिया। आगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इनमें से ऐसे कौन से व्यंजन है जिनसे आप शब्द का निर्माण नहीं कर सकते, वो हमेशा शब्द के मध्य में आएंगे। कौन सा शब्द के प्रारंभ में आएगा तो वह तत्सम हो जाएगा, क्योंकि बहुत से आपको तो ये बता देते हैं कि ना ये अड़ा लग गया तो बोले सब वो हो गया है, बोले तत्सम हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तत्सम शब्द निर्मित होने में भी उसकी एक अपनी एक अलग कैटेगरी होती है। उन शब्दकोश का जब निर्माण किया जाता है, उस शब्दकोश में जब उनको रखा जाता है तो वो अलग है ना, इतना आसान नहीं है, बराबर। तो स्पर्शी व्यंजन आपने पढ़ लिया। अब इन्हें स्पर्शी क्यों कहते हैं थोड़ा ये भी देख लीजिए। प फ, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो तालु, जीवा, हमारे जो लिप्स है, ये सभी मोमेंट्स करते हैं। आप कोई सा भी उच्चारण करके देख लीजिए, ये सभी हलचल में होते हैं। जैसे मैं अभी वो क, ख, ग, घ, ड़, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा जब हम उच्चारण के दृष्टिकोण से इनको पढ़ेंगे, कौन सा काकल्य है, कौन सा ताल्य है, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया ये काकोल्य ताल्य। अरे इतनी शानदार ट्रिक दूंगा ना, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो स्टाम्प लिखवा दो, मैं तो स्टाम्प राइटिंग पे देने के लिए तैयार हूँ आपको। जो भी ऑनलाइन ये लेक्चर देख रहा है उसको मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आप स्टाम्प लिखवा दीजिए। ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे उसको, है ना। फालतू आप जो बहुत बड़ा एक चित्र बना लेते हैं, फिर यहाँ तो ये तालु, तो तुमको वहाँ पेंटिंग थोड़ी करनी है वहाँ एग्जाम में जाके, समझ में आ रहा है। तुमको तो राइट आंसर करना है, जब यहाँ होगा तो राइट आंसर करोगे, यहाँ पेंटिंग्स बना के थोड़ी ना आओगे आप। व्यापम वाला बोलेगा अरे यार वो तो शानदार पेंटिंग्स बनेंगी यार, मैं तो इसको जब MPSC में ज़्यादा नंबर दे दूँ, ये 2 स्टार बन जाएगा। पेंटिंग्स नहीं करनी है आपको, है ना। ठीक है, वो एक बुक है, बार बार उसका नाम तो नहीं लूँगा मैं यहाँ पर, जिसमें आपको बता दिया आपको। भाई ये तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, जब हम उच्चारण करते हैं तो सीधी सी बात है, नाश क्या होता है, नाश के यहाँ से हो रहा भैया, ना सीधी सी बात है। मुंह की मोमेंट्स कम हो गई है, जीवा की मोमेंट्स कम हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। सब ज़्यादा जो हो रहा है वो हमारी नोस से हो रहा है। तो ये है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, अभी उच्चारण इनका बाकी है जो आगे आप पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको लिखवाया वो क्रम में आगे पीछे हो सकता है ना, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने ये लिखा दिया है। तो अब हम बात करते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन की। आपने संघर्षी व्यंजन पढ़े हैं, उससे मैं इनकार नहीं करूंगा। हिंदी व्याकरण में स्पर्शी संघर्षी व्यंजनों को भी स्थान दिया गया है। तो आइए समझते हैं। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। अब देखिए एग्जामिनर पूछेगा आपसे, चलो बताइए स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा है, तो बहुत से उतावलेपन में ऐसा जाएंगे ना, और यार ह भी तो है, श भी तो है, अरे ये यही है, हमने तो ये पढ़ा है, इस बुक में तो ये लिखा था, है ना। ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। हेडिंग को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ना। अब कौन कौन से स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं उन पर अगर हम चर्चा करें, यहाँ पर न, छ, ज, झ और च, ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब देखिए आप स्वयं इसका उच्चारण करेंगे तो स्पर्शी भी है और आपके मुख से गर्म वायु भी निकल रही है। अब कर लीजिए, आप खुद ही देखिए, इस तरह से कीजिएगा, है ना। न, छ, ज, झ, च, मोमेंट पूरी हो रही है और वायु भी गर्म आ रही है। और बहुत से बोलोगे सर गर्मी के दिन है इसलिए तुम ये पढ़वा रहे हो, है ना।
ठंड के दिनों में भी करके देखना है। लेक्चर ऑनलाइन उपलब्ध है, रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, है ना, ठीक है, तब भी करके देखिएगा। तो याद रख लीजिएगा ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। लगे हाथ यहाँ पर हम संघर्षी व्यंजन को भी कंप्लीट करते हैं, है ना। अब ये है क्या, संघर्षी व्यंजन। जैसे आपने पढ़ा है श, स, ह, ठीक है। आगे आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलने वाला है, पता है। अभी इसमें से कौन सा स मुख्य माना जाता है व्याकरण के दृष्टिकोण से, और 2 स जो है, टोटल 3 स है, क्योंकि तीनों की ध्वनि तो सेम है ना। बहुत से षटकोण का बोलते हैं, संतोष का स बोलते हैं, सलगम का स बोलते हैं। ये तो आपने वो पहली दूसरी वाला कॉन्सेप्ट अपना रखा है, परंतु जब व्याकरण के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो इनमें से किससे इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसके बारे में भी आगे आपको मैं बताऊंगा। तो स, स और ह, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे संघर्षी व्यंजन। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु का जब प्रशिक्षण होता है तो वह गर्म होती है। जब मिर्ची खाते हो तो तेज लगता है, आपने बोलता ऐसा करके, तो ये है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन आपके। अब हम बात करते हैं अनुनासिक व्यंजनों की। अनुनासिक व्यंजन। अब देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं। आप बोलेंगे अम, आह, नहीं, पंचामर है, उन्हीं को हम अनुनासिक व्यंजन कहेंगे। अब पंचामर आपने पढ़ लिए थे, फिर भी आप देख लीजिए यहां पर न, म और एक अनुस्वर, इन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहेंगे। ध्यान दीजिए, इन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहेंगे। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बोलेंगे थोड़ी देर पहले सर आपने इनको पंचामर कह दिया था। हाँ बिल्कुल कहा, व्याकरण का जो नियम है उसके अनुसार तो मैं बिल्कुल कहूंगा, हर कोई बताएगा, ठीक है। तो अनुनासिक व्यंजन, इनकी एक दूसरी कैटेगरी तैयार होती है जहां पर ध्वनि नाश क्यों होती है। पंचामर थे, 5 थे पूरे के पूरे, क्योंकि उन 5 होने से स्पर्शी व्यंजनों का अंत हो रहा था, इसलिए उनको हम पंचामर कहेंगे, ठीक है। क से स्टार्ट हुआ, ना पे जाके खत्म हुआ, ट से स्टार्ट हुआ, ना पे जाके खत्म हुआ, तो इसीलिए उनको हम पंचामर कहेंगे। तो भाई एग्जामिनर अगर चाहे तो पूछे आपसे, बराबर पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा आपसे कि चलिए बताइए भैया इसमें से पंचामर कौन सा है। तो ये आपको बहुत कूल माइंड से लेक्चर को पुश कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिए क्या मैं आपको बता रहा हूं, ओके। तो इन्हें हम अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग में प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिक व्यंजन है, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपने पंचामर को पढ़ लिया, बस उसमें एक चीज ऐड हो रही है, क्या है वो है अनुस्वर। तो वह अनुनासिक व्यंजन की कैटेगरी में भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक जो हेडिंग में आपको मैंने नोट नहीं करवाया था, वह है पार्श्विक व्यंजन। अब कौन सा पार्श्विक व्यंजन कहलाता है अगर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तो वह है ल। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो जीवा है ये मुख के बगल से निकलती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण कीजिए ल, ल, तो मुख के बगल से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है? जीवा के बगल से, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? तो याद रखिए आप कि ल जो है उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं हम। चलिए, तो आपने समझ लिया है यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन को, अगर पूछे तो आंसर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लुंटित सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर आर्ध स्वर को, है ना। हेडिंग जो है उसमें कर लीजिएगा चेंज आप थोड़ा, आर्ध स्वर। अब आर्ध स्वर किनको कहते हैं भाई? आर्ध स्वर जो कहते हैं व, य और व को कहा जाता है। अब ये भी समझने वाली बात है कि इन्हें हम आर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि इन्हें हम आर्ध स्वर कहेंगे य और व को? इन्हें इसलिए अर्ध स्वर कहा जाता है कि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो स्पष्ट य और व होठ, तालु
और जीवा का तनिक क्षणिक स्पर्श करती है। आप बोल लीजिए, मात्र भर करेगी ये, यह वह, है ना। तो याद रखना है मुंह, होठ और जीवा, इनका ये स्पर्श क्षणिक करती है ना। तो इसीलिए इन्हें हम आर्ध स्वर भी कहेंगे, तनिक व्यंजन भी इन्हीं को कहेंगे, क्षणिक व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाएगा, और ईसित व्यंजन भी इन्हीं को कहा जाएगा। अब देखिए कितनी कैटेगरी हो गई है, पता है आपकी बुक में सिर्फ अर्ध स्वर दिया गया है और वही पढ़कर आप जाओगे और जो आपने पढ़ा वो आपके सामने तो रहेगा, बाकी आप उत्तर करने की स्थिति में नहीं रहोगे। क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तनिक व्यंजन है, क्योंकि तनिक तो आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि तनिक भी आपने हमारी हिंदी पढ़ी नहीं थी। ओके, अब क्षणिक देखिए और ईसित देखिए, इन तीनों और चारों शब्द का अर्थ जो बाह्वार्थ निकलता है वो यही निकलता है कि जब इनका उच्चारण किया जाता है, मैं फिर दोहरा दूं, ठीक है, होठ, मुख और जीवा का स्पर्श नाम मात्र के बराबर होता है। इसीलिए व्याकरण के दृष्टिकोण से इन्हें हम आर्ध स्वर, ईसित व्यंजन, तनिक व्यंजन और क्षणिक व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये है आपका आर्ध स्वर, समझ में आ गया, यह और वह। आप देखिए डेफिनेशन से भी प्रश्न पूछता है ना। डेफिनेशन आपको बता दी है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षणिक व्यंजन है या फिर कौन सा ऐसा वर्ण है, व्यंजन है जो होठ, मुख, जीवा का पल भर के लिए स्पर्श करता है। कुछ सेकंड भी लिख सकता है ना, क्योंकि जब आप उच्चारण करके देख लीजिए कुछ सेकंड में ही ध्वनि निकलती है, या वह, यानी कि 1 या 2 सेकंड बस। तो ये हो गया आपका अर्ध स्वर। ओके, पूरे स्वर हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपको पूरी टेबल बनाकर मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपने पढ़ा है। अब हम बात करते हैं लुंटित और प्रकंपित व्यंजन की। अब किसको आप लुंटित और प्रकंपित व्यंजन कहेंगे? तो वह है आपका र को। र को हम लुंटित और प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, है ना। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर उपक्षिप्त व्यंजनों की, जो मैंने आपको बताया भी है। तो लुंटित के बाद आप चर्चा करते हैं हम उपक्षिप्त व्यंजनों की। अब कौन से उपक्षिप्त व्यंजन हैं? तो यहां पर देखिए ड़ और ठ, ये जो है उपक्षिप्त व्यंजन है। अब उपक्षिप्त शब्द का अर्थ क्या होता है? फेंकना, है ना। इसका अर्थ भी पूछ ले आपसे भाई साहब, तो इसका अर्थ होता है फेंकना। इनके बारे में बताया, इन्हीं को हम अवरंश ध्वनियां कहेंगे, हिंदी की नई विकसित ध्वनियां इन्हीं को कहेंगे हम, है ना। अब यहां पर समझना है कि उपक्षिप्त क्यों। जब आप इसका उच्चारण करते हो तो जीवा के ये वाले नोक से इनका उच्चारण होता है, करके देख लीजिएगा, और इन्हें फेंका जाता है। अब बोलेंगे दिखाई तो देते नहीं है। अब इतने तो आप भी समझदार हो कि किसी का आप उच्चारण करोगे तो दिखाई तो देगा नहीं कि आपने माँ बोला तो माँ उड़ के जा रहा है ना, ऐसा तो है नहीं, है ना। हम नासा के वैज्ञानिक तो ठहरे नहीं। तो उच्चित व्यंजन जब इसका उच्चारण करते हो तब जीवा का जो मुख्य कोने वाला भाग है, जो प्रारंभ वाला, उससे ये उच्चारित होते हैं, इनको फेंका जाता है। ऐसे करके, ऐसे करके देखिए, उच्चारण कीजिए। बड़वानी, बड़ मेंढ ड बड़ ये फेंका जा रहा है इनको, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें हम उपक्षिप्त व्यंजन से परिभाषित करते हैं। इन्हीं को हम अवरंशी व्यंजन, हिंदी की नई विकसित ध्वनियों की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गेतर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी, कौन से वर्गेतर व्यंजन कहलाते हैं। देखिए आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर य, र, ल, व, 4 ये 4 उसमें आपके स, ह। इन 8 व्यंजनों को हम वर्गेतर व्यंजन से भी परिभाषित करते हैं। ध्यान दीजिए, इन्हें हम वर्गेतर व्यंजन से ही परिभाषित करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। तो इन्हें हम वर्गेतर व्यंजन कहते हैं। वर्गेतर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो गिन लीजिए, 4 4 8 होती है ना। संख्या से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी व्याकरण में या व्यंजनों में वर्गेतर व्यंजनों की कुल संख्या बताइए कितनी होती है। अब बात करते हैं काकल्य व्यंजन की। अब कौन सा व्यंजन काकल्य व्यंजन कहलाता है? ह को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो हमारे कंठस्थ होता है, कीजिए, ह ह ह ह ह ह ह, तो इसीलिए हम इसको काकल्य व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका व्यंजनों का क्रम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर बतानी तो मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी भी देखिए ये व्यंजनों का जो पार्ट है हमारा ये कंटिन्यू है, ठीक है। और एक चीज़ और है, वत्सई व्यंजन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। वत्सई, वत्सई, न, ल और स, इन्हें हम वत्सई व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन मैंने आपको कंप्लीट कराया है। अभी भी ये लेक्चर कंटिन्यू है, यानी कि कल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम दूसरे अन्य जो फैक्ट है व्यंजनों से संबंधित उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए इतनी अच्छी हिंदी आपको डिलीवर की जा रही है, आपका भी दायित्व बनता है कि कम से कम आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस लेक्चर को साझा करें, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की हिंदी पढ़ने का एक अवसर मिले और वो भी अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।